हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सीबीएसई ने सेशन 2020-21 के लिए सिलेबस में चेंजेस किए हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या चेंजेस हुए हैं। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन मार्क्स नहीं आते क्योंकि आपकी प्लानिंग सही नहीं है। किस टॉपिक में कितनी मेहनत करनी चाहिए, कितना टाइम देना है, ये आपको पता नहीं है। जिस टॉपिक पर आप टाइम दे रहे हैं हो सकता है वो सीबीएसई का पार्ट है ही नहीं। सीबीएसई की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इतना सिलेबस रिड्यूस हुआ है। अगर आपका सपना है कि आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। इसमें एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझाया गया है और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, जिससे कि आपके दोस्त भी, आपके फ्रेंड्स इसका फायदा उठा सकें। और आखिरी बात, सभी सब्जेक्ट्स में जो जो चेंजेस हुए हैं उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप बच्चों ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी रिफ्रेशर पढ़ते हैं, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, अरिहंत, एग्जाम आइडिया, प्रदीप एटसेट्रा, कुछ भी, लेकिन आपको सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो है एक एनसीईआरटी बुक जो है डाउनलोड जरूर कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस एक्सरसाइज को आपको करना है और कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी, जिससे कि एक्सरसाइज वाइज आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन हमें नहीं करने। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, पहला टॉपिक है आपका फर्स्ट जो यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस में लिखा है कंपोजिट फंक्शंस अब नहीं आएंगे और इनवर्स ऑफ ए फंक्शन नहीं आएगा। इसका मतलब अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो एक्सरसाइज 1.3 अब आपसे इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। एक्सरसाइज 1.4, मेरा कहने का मतलब यह है कि एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.4 मतलब इसमें कंपोजिट फंक्शंस दिए गए हैं एक्सरसाइज 1.3 में, और इनवर्स ऑफ ए फंक्शन जो है एक्सरसाइज 1.4 में दिया गया है। एनसीईआरटी बुक जो है, ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। सपोज आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है लेकिन आपके पास आर.डी. शर्मा है, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप एक बार एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस देखेंगे और 1.4 के, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा, ठीक है। उसका देखिए सेकेंड चैप्टर जो है एनसीईआरटी में, इसमें है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप क्या आपको नहीं पढ़ना है, इसमें लिखा है ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी कि आपको जो है एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चंस नहीं करने। प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज का मतलब ये है, जैसे आप देखिए इस तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे ये लिखा है साइन इनवर्स 1/x, तो ये क्या हो गया, कॉसेक इनवर्स x, ये इनवर्स की प्रॉपर्टी है। सपोज एक प्रॉपर्टी मैं ऐसे लिखता हूं जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस चेंज अब इस टाइप के क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जिनमें ये प्रॉपर्टीज इस टाइप की यूज होती हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखिए सेकेंड यूनिट है अलजेब्रा। अलजेब्रा में देखिए मैट्रिसेस, मैट्रिसेस में आपको क्या नहीं पढ़ना है, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, एक ये चीज हो गई। इसके बाद कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये लिखा है प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप एक्सरसाइज 3.4 नहीं पढ़नी है आपको एनसीईआरटी से, जिस टाइप क्वेश्चन 3.4 में दिए गए वो क्वेश्चंस आपको अब नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। 3.4 आपको नहीं पढ़ने। अब देखिए इसके आगे, देखिए इसके आगे जब आप देखेंगे तो ये लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आपको नहीं पढ़नी। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट मैं आपको बता दूं 6 प्रॉपर्टीज दी गई थी डिटर्मिनेंट की, वो अब आपको नहीं पढ़नी है। इसमें लिखा है कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एग्जांपल्स। तो ये इसमें देखिए, इसमें आपको कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है 4.2 नहीं करिए, और एक्सरसाइज 4.6, ठीक है। इससे आपको एक आइडिया लग गया। कैलकुलस, कैलकुलस के पार्ट में अगर आप आ जाएं तो देखिए रोलीज एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें आपको नहीं करनी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है कैलकुलस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.8
नहीं करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के नाम से है। तो इसमें देखिए इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 6.1, फर्स्ट एक्सरसाइज, यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन वाली जो एक्सरसाइज है वो है आपकी 6.4, ये आपको अब नहीं करनी है। इंटीग्रेशन में देख लीजिए इस तरीके के क्वेश्चन दिए, ए एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसमें आपको 7.7 नहीं करना है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रल्स में डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स में देखिए लिमिट ऑफ ए सम की बात कर रहा है वो, लिमिट ऑफ ए सम। तो लिमिट ऑफ ए सम में मैं आपको बता दूं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता था, लेकिन अब ये 7.8 एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, ठीक है। एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबव सेट कर्व्स, तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स की अगर वो बात करता है तो आपको इसका मतलब हो गया एक्सरसाइज 8.2 में जिस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, एरिया बिटवीन सर्कल एंड सर्कल, सर्कल एंड लाइन, सर्कल एंड पैराबोला, पैराबोला एंड पैराबोला, इसके बीच में जो एरियाज आते हैं उनको अब आपको नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद अब आप देखिए इसके बाद ये आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है चैप्टर 9 की बात हो रही है। इसमें लिखा है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सोल्यूशन इज गिवन। जनरल सोल्यूशन इज गिवन का मतलब हो गया आपको एक्सरसाइज 9.3 नहीं करना है। और इसके बाद लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टाइप। ये जो टाइप दिया हुआ है ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब एक्सरसाइज 9.6 अब आपको नहीं करना है। अच्छा एक और, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सोल्यूशन इज गिवन, मतलब ये क्या है, जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस उसमें होते थे, फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको नहीं करना है। अब 9.6 आपको नहीं करना है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब आप जब आएंगे चैप्टर नंबर 10 में तो देखिए चैप्टर नंबर 10 क्या कहता है, वेक्टर्स है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको नहीं करना है, इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप छोड़ दीजिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। और इसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने छोड़ दिया। इसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये जो है 3D में एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस में हम लोग क्या करते थे, एंगल बिटवीन टू लाइंस में सपोज इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं A1 B1 C1 एक लाइन के, और दूसरे लाइन के हैं A2 B2 C2, डायरेक्शन रेशियोज दिए गए। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस में हम क्या करते थे, cos थीटा इक्वल टू आता था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू में आप लोग लिखते थे रूट के अंदर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इस तरीके से एंगल बिटवीन टू लाइंस हम लोग करते थे। ये अब आपको नहीं करना है, ठीक है, ये आपको नहीं करना है इस तरीके का। अब ये लिखा हुआ है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का मतलब हुआ कि सपोज एक आपका जो है प्लेन है r.n इक्वल टू d1 और दूसरा प्लेन आपको दिया गया है इसी तरीके से d2, इस तरीके से। तो इसमें जब आप निकालते हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन्स तो इसमें आता है n1.n2 अपॉन n1 मॉड ऑफ n1 और मॉड ऑफ n2। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस होते थे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब ये जो है आपके में नहीं पूछे जाएंगे, ये मैं लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको डाउट ना हो। अब थर्ड है अ लाइन एंड ए प्लेन। लाइन एंड ए प्लेन की बात जब हो रही है तो लाइन सपोज ये है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, ये लाइन का इक्वेशन है, और प्लेन का इक्वेशन है r डॉट n कैप इक्वल टू डी, r डॉट n इक्वल टू डी। तो जब आप इसमें निकाल देंगे तो ये स्पेशल फार्मूला होता था साइन फाई, बाकी सब देखिए कॉस में होता था कॉस, और ये फार्मूला साइन में था। तो b डॉट n मॉड ऑफ b और मॉड ऑफ n, ये इस तरीके से फार्मूला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते थे,
लेकिन अब जो है ये आपके इस क्वेश्चंस नहीं पूछे, ये मैंने बता इसलिए दिए जिससे कि आपको पता रहे कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स, इसके लिए मैं कोई एक्सरसाइज आपको नहीं बता पाऊंगा स्पेसिफिक, ना वेक्टर में कोई ऐसी एक्सरसाइज है ना 3D में है, क्योंकि इसमें मिक्स क्वेश्चंस हैं। और एलपी की जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें कह रहा है अनबाउंडेड प्रॉब्लम्स आपको नहीं करनी है, मतलब बाउंडेड करनी है। इसका मतलब आपको सारी प्रॉब्लम्स करनी है, क्योंकि जब आप फॉर्मुलेशन कर देते हैं उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि बाउंडेड अनबाउंडेड है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसमें आपको अनबाउंडेड वाली प्रॉब्लम्स नहीं करनी है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी में जो दिया है मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड वेरिएंस के जो फॉर्मूले थे वो है एक्सरसाइज आपकी 13.4, ये आपको नहीं करनी है। और एक्सरसाइज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो एक्सरसाइज है 13.5, ये भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस है। बाकी सारे सिलेबस जो हैं मैंने जो है उसमें दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप जो है देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।